बात सुनो लड़की, तुम्हारे सर की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? 4। एक तो प्रेग्नेंट भी है। सूरज ग्रुप के रिसेप्शन पर बैठी लड़की चिढ़कर बोली तो सानिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो लंच बॉक्स वहीं रखते उल्टे कदमों वापस लौटी आई। हे भगवान, ये अमीर लोग कितने गंदे होते हैं। गाड़ी में बैठते ही उसने सहेली को कॉल मिलाई, जबकि कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करते हुए सूरज के माथे पर बल पड़े। दादाजी, आप क्यों इस लड्डू की शादी की फिक्र में हलकान होते हैं? उनके पास 4 है, एक का तो बच्चा भी होने वाला है। उसके बोलने पर बाहर खड़े सूरज की आंखें लाल अंगारा हुई। बड़ी जानकारी है आपकी लाडली को मेरे बारे में। उसे कहें बाहर जाए, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वो उसे मानी खेज नज़रों से देखते। दादाजी, मैं तो आपके लाडले के बारे में पहले खबरदार कर देना चाहती थी। चेहरे पर बेचारगी सजाकर उसने अपने गुलाबी होठों को बसूरा तो जमशेद जी ने बेचैनी से पहलू बदला। अपनी मर्यादा के खिलाफ जाकर वह ऐसा कैसे कर सकता है? उन्हें अभी तक सानिया की बातों पर जैसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए अपनी आंखों को मज़ीद फैलाकर बड़ा कर लिया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने खुद ऑफिस जाकर देखा है। मैं आपसे झूठ बोलूँगी? उसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 1 घंटे से वो दादाजी को कायल करने की कोशिश कर रही थी। जो आयाशियाँ वो सूरज शाह के ऑफिस में देख आई थी, ईश्वर की सौगंध, वो तो सरासर उनकी इज्जत को दाग लगाए हुए है। अभी आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि आपने कितनी बार कहा कि वो मुझे ऑफिस साथ लेकर जाएं, लेकिन वो ऑफिस में मुझे कदम नहीं रखने देते। अपने दिल के पुराने ज़ख्मों का मरहम ढूंढते हुए वो उन्हीं का बदला ले रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि सूरज शाह के ख़िलाफ़ कौन सा मोर्चा खड़ा करने जा रही है। दादाजी, सिर्फ इसलिए कि वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड्स के किस्से जो हर ज़ुबान पर मशहूर हैं, मुझे पता न चल जाए। सोफ़े की पुश्त पर गर्दन गिराकर उसने अपने लंबे रेशमी बालों को अपने कंधे पर फैला लिया और जमशेद जी के चेहरे पर परेशानी देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए खुद को दाद दी। कितनी चालाक हो गई थी वो, और समझदार भी। अब सूरज शाह को मालूम होगा कि किसी के सपनों को रोंदने का मतलब क्या होता है। ऑफिस से वो जिस वक्त आई उसी वक्त वो जमशेद जी से मिलकर उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन सलोचना जी ने उनके कमरे में जाने से इसलिए रोक लिया क्योंकि वो दवा लेकर सो रहे थे। और अब जैसे ही वो बेदार हुए, वो धम से आकर उनके पास बैठ गई और सारी बात मनो उनके कानों में डाल दी। तुम फिक्र ना करो, मैं इस बारे में ख़ुद सूरज से बात करूँगा। परेशान से दादाजी के चेहरे पर काफ़ी संजीदगी थी। जी करके देख लीजिएगा, अगर वो मानते हैं तो। कंधे उचकाते हुए वो उठ खड़ी हुई। चेहरे पर बेफिक्री सजा कर वो बाहर निकल ही रही थी कि सूरज शाह तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। दोनों के बीच टक्कर होते होते बची। सर उठाकर उसने एक नज़र सूरज शाह के चेहरे को देखा। वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मुकाबिल ने कुछ सुन तो नहीं लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मगरूरी और संजीदगी के अलावा कुछ नहीं था। कुछ देर उसे देखता रहा, तेज़ काटदार नज़रों के साथ, जब तक कि वो उसके पहलू से निकलकर उसकी नज़रों से गायब नहीं हुई। दरवाज़ा बंद करते हुए वो दादाजी को प्रणाम करके उनके करीब बैठ गया, जबकि चंद कदमों के फासले पर जाकर उसने रुककर पलटते हुए इधर उधर देखा और फिर से दादाजी के कमरे के करीब आकर खड़ी हो गई। दिल धड़क रहा था, यूँ लग रहा था जैसे सूरज ने कुछ सुन लिया है। सिर्फ अपना शक ख़त्म करने के लिए वो वहीं खड़ी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी उन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जमशेद जी ने उसे हाल चाल पूछने के बजाय डायरेक्ट मुद्दे की बात की। बरखुरदार, आजकल आपकी जो ख़बरें आ रही हैं वो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। पहली मर्तबा वो सूरज शाह से इतने गुस्से में बात कर रहे थे, वरना तो वो हमेशा उनका लाडला होता, जिसे देखकर वो खिल उठते। ऐसी बातें ना कभी उनके परिवार में पहले हुई और ना ही वो चाहते थे कि उनके ख़ानदान का कुलदीपक ये काम करे। कैसी बातें? मसलन कुछ बातें तो वो सुन चुका था, और वैसे भी उसे यकीन था अगर वो आंधी तूफान जैसी लड़की दादा के कमरे में मौजूद थी तो कैसे संभव था कि सब ठीक रह पाता। वो बातें जो तुम हमसे छुपा रहे हो, शादी क्यों नहीं कर लेते तुम? पवित्र रिश्ते में बड़ा सुकून है। वो प्रेम से बात करने लगी और सूरज चिढ़ गया। आप मुझे बताएंगे आखिर हुआ क्या है? उसे मालूम तो हो रहा था कि मामला संगीन किस्म का है, लेकिन इस कदर संगीन वो ये नहीं जानता था। जिस वक्त वो उसके ऑफिस से घर के लिए रवाना हुई, उसी वक्त उसे मालूम हो गया था कि वो यहाँ से जाने के बाद कोई मोर्चा खड़ा करेगी। जिस तरह वो आई और बाहर ही लंच करके चली गई, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ। यकीनन कोई ऐसी बात थी जो अपनी ज़ुबान की नोक पर सजा कर वो घर वालों को बताने जा रही थी, और वहाँ आकर उसने वास्तव में उसके ख़िलाफ़ एक दलदल बना दी। बाहर लड़कियों से ना सिर्फ संबंध हैं तुम्हारे, बल्कि अधार्मिक बच्चे भी पैदा किए जा रहे हैं।
उसका चेहरा हमारे शर्म के लाल हो गया। वो पुरुष होकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था दादाजी के सामने, और वो लड़की होकर कैसे यह सब बयान करके चली गई। यह आपको सब कुछ सानिया ने बताया है? उसके गुस्से की इंतहा नहीं थी। चेहरे के संजीदा तने हुए भाव भी बता रहे थे कि वो उस लड़की की गर्दन दबोचकर उसका सर फाड़ देगा। जबकि बाहर खड़ी हुई सानिया ने हैरत से अपना मुंह खोल लिया। वो नहीं जानती थी कि दादाजी उसका राज नहीं रख पाएंगे। सारी बात उन्होंने सूरज शाह के सामने उसी तरह खोल दी जिस तरह वो उन्हें बता कर आई थी, और सूरज बुरी तरह से भड़क उठा। अपनी पोती को आपने बहुत सर चढ़ा लिया है, अपनी उम्र से बड़ी बातें करने लगी है। उसे भला कहाँ बर्दाश्त होता कोई उसके बारे में ऐसी बातें करता। उससे तो वो बाद में निपटता, लेकिन दादाजी को वो खरी खरी सुना देना चाहता था। अब अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तो ये बातें छुपी हुई तो नहीं रह सकती। दादाजी की आवाज़ तेज़ हुई। मैं यहाँ आपसे उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। मैं ना ही 2 लड़कियों के साथ मलयावन हूँ और ना ही 4 लड़कियों के साथ। मैं सिर्फ तन्वी से प्रेम करता हूँ। पिछले कितने दिनों से वो दादाजी से बात करने का सोच रहा था। हर रात रोज़ वो थोड़ी देर उनके पास आकर बैठता ताकि थोड़ा थोड़ा उन्हें कायल करता रहे। उनके परिवार में परिवार से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था, और फिर उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दादाजी ने तभी उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि जब वो विदेश जाने की ज़िद लगा कर बैठा था। बरखुरदार, ये ना सोचना कि तुम हमसे दूर हो जाओगे तो अयाशियाँ करने लगोगे। तुम्हारी ज़िंदगी का जो भी फ़ैसला होगा वो मैं करूँगा। और तब से ही उसने दादाजी से वादा कर रखा था, लेकिन यह वादा तन्वी को देखने के बाद टूट गया। वो उनसे बात करना चाहता था, लेकिन बात उनके सामने इस तरह खुल जाएगी उसने नहीं सोचा था। दादाजी कुछ देर हैरत से उसे देखते रहे और फिर अपनी शाल को दुरुस्त करते हुए उठकर फनकारे। यानी जिन बातों से अभी तुम इनकार कर रहे हो वो बातें बिल्कुल सच हैं। उनके लहजे में शदीद गुस्सा था। गुस्से की वजह से उनकी आवाज़ कांप रही थी और वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए उनके करीब बैठकर उनका हाथ थाम चुका था। दादाजी, तन्वी बहुत अच्छी लड़की है, बड़े घर की है, इज़्ज़तदार है, अच्छा चरित्र है, और क्या चाहिए आपको? लेकिन उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। परिवार भर में उससे ज़्यादा इज़्ज़तदार और खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। बल्कि अपने घर में देखो, सानिया और तुम्हारी उम्र में सिर्फ 3-4 साल का फ़र्क है। क्या वो खूबसूरत नहीं है, जवान नहीं है? और बाहर खड़ी हुई सानिया धक से रह गई। मामला इतना संजीदगी इख्तियार कर सकता था वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने बस एक छोटी सी शरारत की थी जो उसकी शख्सियत का खासा हिस्सा थी, लेकिन उसकी शरारत उसके गले पड़ने वाली थी। उसका दिल चाहा वो दरवाज़ा खोलकर दादाजी के सामने जाकर साफ इनकार कर दे और अपनी पिछली बातों की वजह से भी क्षमा मांग ले, लेकिन वो नहीं जानती थी कि दादाजी के सामने अपनी बात से मुकर जाने का मतलब क्या होता। वो शदीद नाराज़ हो जाते, पिताजी से शिकायत करते और फिर उसे एक भारी अदालत का सामना करना पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लड़की ना ही मेरे टाइप की है और ना ही मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा है। सूरज ने सीधा उनके मुंह पर इनकार कर दिया। तस्लील के एहसास ने उनके चेहरे की रंगत बदल दी। मैं आपको बता चुका हूँ दादाजी, मैं तन्वी से ही शादी करूँगा। वो अब उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। हम भी देखते हैं कि हमारी संपत्ति के वारिस होते हुए भी तुम कैसे हमारे नियमों को तोड़ते हो। अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर वो भी साइड टेबल से पुस्तक उठा चुके थे, जिसका मतलब ये था कि वो अब बिल्कुल भी बहस के मूड में नहीं है। और उन्हें कुछ देर देखने के बाद वो पलटकर तेज़ कदम उठाते हुए कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि वो भागकर छुपती, मुकाबिल ने दरवाज़ा खोला और उसे फ़क्र रंगत के साथ दरवाजे पर खड़े हुए सानिया को देखकर सख्ती से दांत पीसता रह गया। घर की महिलाएं दूसरे पोर्शन में खाना बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। घर का पुरुष बैठक में बैठकर बातें कर रहे थे। इस इलाके में सिवाय सेवकों के कोई नहीं था, इसलिए बुरी तरह डरते हुए वो 2 कदम पीछे हटी और तेज़ी से 2 कदम उसके करीब होकर मुकाबिल ने अपनी पुरानी हसरत का अनुसार उसकी लंबी सराहीदार गर्दन को दबोच लिया। सानिया की आंखें उबल कर बाहर आ गईं। वो इतने भय का शिकार हो चुकी थी कि उसके मुंह से चीखें तक नहीं निकली। तुम मेरे चित्र पर इल्ज़ाम लगाने चली थी कि अधार्मिक बच्चों का बाप हूँ मैं। ये तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाप कैसे बना जाता है। उससे बाजू से घसीटते हुए वो अपने कमरे में लेकर जा रहा था और वो लगातार विरोध कर रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने धाड़ कर उसे देखा। खामोश, वरना तो मैं यहीं से धक्का दे दूँगा। और उसने भय से खामोशी इख्तियार कर ली। उस व्यक्ति से कुछ भी असंभव नहीं था। किसी दिन यही से धकेल कर उसका सर फाड़ देता। वो खींच कर कमरे में लेकर आया। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए उसे दीवार के साथ लगाकर उस पर झुका हुआ था। हाथों की पकड़ इतनी सख्त थी कि सानिया को अपनी कलाइयाँ टूटती हुई महसूस हो रही थी, जबकि उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे।
कपकपाते होठों और गिरते हुए आंसुओं वाली लड़की पर दया ना खाते हुए उस पर हावी होता जा रहा था। यकीनन वो उससे जान से मारने का इरादा रखता था। तुम्हें अपनी जवानी की आग इस सुकून से बैठने नहीं दे रही, इसीलिए दूसरों के बारे में ऐसी बातें करती हो तुम। उसने सूरज के मुंह से पहली मर्तबा ऐसी बात सुनी। शदीद तज़लील के एहसास ने उसे कुछ देर के लिए ठहर जाने पर मजबूर कर दिया और फिर उस व्यक्ति के सीने पर हाथ रखते हुए उसने उसे खुद से दूर धकेल दिया। लज्जा आनी चाहिए आपको, किसी अनजान लड़की के लिए अपने चाचा की इज्जत के बारे में ऐसी बातें करते हुए। उसे लज्जित करने की नाकाम कोशिश कर रही थी और तंजिया मुस्कुराते हुए वो सर झटक कर रह गया। अनजान लड़की? मैं तन्वी से प्रेम करता हूँ और उसे पत्नी बनाकर किसी की कीमत पर इसी हवेली में लेकर आऊँगा। जो करना है कर लो तुम, मैं क्यों कुछ करूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे जिसे मर्ज़ी लेकर आएँ। आज पहली बार वो उसके सामने दूबादू होकर जवाब दे रही थी। पिछले कितने दिनों का गुस्सा था उसके अंदर। जब उसने ऑफिस ज्वाइन करने की बात की तब भी सूरज ही सख्ती से टोक दिया। अपने लिए वो इतनी स्वतंत्रता का चुनाव कर चुका था, उसकी स्वतंत्रता पर पहरे लगाए हुए थे। उसे शुरू से ही लगता था कि सूरज किसी को खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। उसके अहंकारी रवैये ने, उसके गुस्से ने उसकी नाजुक सी लड़की को इतना बदगुमान कर दिया कि वो अब उस व्यक्ति से बाकायदा दुश्मन बनकर बैठी थी। चले देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसने उंगली उठाकर सख्ती से उसके होंठों पर रखी कि सानिया को अपने होंठ फटते हुए महसूस हो रहे थे। अगर आज के बाद तुम मेरे और मेरी ज़िंदगी के मामलों के बीच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उसने खींचकर कमरे के दरवाजे की जानिब धकेलते हुए उसे अच्छी तरह अपने सामने उसकी औकात दिखा चुका था। सानिया जानती थी कि वो उससे नफ़रत करता है, लेकिन इस हद तक नफ़रत करता है वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। सुर्ख होती हुई आंखों के साथ उसे देखकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और दम से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की जानिब भागी। सेवक हैरत से उसे देख रहे थे, लेकिन उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। ईश्वर करे तुम मर जाओ सूरज शाह, ईश्वर करे वो लड़की भाग जाए, तुम कभी भी कोई खुशी हासिल ना कर पाओ। अपने बेड पर रोते हुए वो लगातार उसे बद्दुआएं दे रही थी। मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा नफ़रत। काश तुम पैदा ही ना हुए होते, काश तुम इस हवेली में ना होते। बेताबी से अपनी उंगलियां चटकाते हुए लगातार उस व्यक्ति के बारे में विष उगल रही थी, जो अपनी ज़िंदगी में ऐसा विष खोलने जा रहा था जो आगे बढ़कर उसके लिए एक बहुत बड़ा घाव बन जाता। अपने गुस्से को कम करने के लिए उसने मोबाइल निकाल कर तन्वी का नंबर डायल किया। हालांकि वो आज उससे विस्तार से मुलाकात कर चुका था, दोनों ने लंच भी एक साथ किया, लेकिन अभी इस वक्त अगर कोई उससे नियंत्रण में कर सकता था तो वो तन्वी ही थी, उसके अलावा कोई नहीं। कमरे में जहाँ पहले एक दूसरे को चुनौती देती हुई निगाहें, नफ़रत के शब्द और गुस्सा गूंज रहा था, अब उस कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट और मुस्कुराहटें गूंज रही थी। उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ देर पहले उसने सबसे विरोध किया है, या कुछ देर पहले वो किसी की जान लेने पर उतरा हुआ था। नहीं, कोई भी नहीं। प्रेम ऐसा ही होता है, एक खिलता हुआ कमल जो तालाब को, गंदे पानी को भी आकर्षण का केंद्र बना दे। और इस वक्त उसके लिए तन्वी रघुवंशी आकर्षण और बातचीत का केंद्र थी। दादाजी ने शायद सिकंदर और वकार जी से भी इस समस्या के बारे में बात कर ली थी। उनका गुस्सा किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। घर के वातावरण में विशेष रूप से पुरुषों के बीच एक ऐसी खामोशी फैली हुई थी जो आने वाले समय की गुप्त युद्ध की शुरुआत थी। उसे लग रहा था कि मामला ठंडा हो गया, अब मज़ीद कोई बात नहीं होगी, लेकिन उसके अपने अंदर जो आग लगी हुई थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। सूरज शाह ने अपने लिए उसकी नफ़रत को बढ़ा लिया था। वो सिर्फ उसके घमंड को तोड़ना चाहती थी और उसे यकीन था कि अब वो जब भी मौका मिलेगा वो उस व्यक्ति को यूं हाथ से जाने नहीं देगी। लेकिन उससे ये मालूम नहीं था कि मौका इतनी जल्दी उसके हाथ में आ जाएगा। वो सप्ताह का अंत था। अपनी सबसे बेहतर मित्र सायरा के साथ वो शॉपिंग के लिए निकली। सुनीता जी जानती थी कि वीकेंड पर वो सायरा के साथ घूमने जाती है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़े से मॉल में शॉपिंग बैग उठाकर वो इधर उधर घूमते हुए वस्तुओं की वैरायटी चेक कर रही थी और सायरा ने मुंह बनाकर उसके साथ चल चल कर पैरों के दर्द की शिकायत की। कम से कम कुछ तो पसंद कर लिया करो सानिया। उन दोनों के बीच बचपन से मैत्राव था जो अभी तक कायम था। और लापरवाही से अपने बालों को झटकते हुए सानिया ने आंख दबाकर उसे देखा। तुम जानती हो कि सानिया सिकंदर रास्ते में चलती वस्तुओं को पसंद नहीं कर सकती। जो मेरे लिए होगा वो बहुत खास होगा। बात को मनोरंजन का रंग देते हुए उसने सायरा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ये तो मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन अब बस करें।
कुछ खा लें। सीटिंग एरिया की जानिब बढ़ते हुए सायरा ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ी। चलो कुछ अच्छा सा ऑर्डर करके आओ। अपने कोमल हाथों को आपस में जोड़े वो गर्दन मोड़े इधर उधर देख रही थी, जब अचानक उसकी नज़र 3-4 टेबल छोड़कर कोने में पड़े हुए टेबल पर जाकर टिक गई। उस व्यक्ति की पीठ उसकी जानिब थी, लेकिन वो हज़ारों की भीड़ में उससे पहचान सकती थी। सूरज शाह। उसके होंठों से हल्की सी फुसफुसाहट की और उसके साथ ही अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अपने अंदर उठने वाले उबाल को वो रोक नहीं पाई। कुछ देर उन्हें देखने के बाद सायरा के आने से पहले ही उठ खड़ी हुई। सबसे पहले उससे सूरज शाह से निपटना था, बाकी काम बाद में हो जाते। ये इत्तेफाक की बात थी कि तन्वी और सूरज के बीच भी अभी यही चर्चा छिड़ा हुआ था। वो उसे बता रहा था कि उसके दादाजी इस बात पर अलग हैं कि वो अपने चाचाजाद से विवाह कर ले, क्योंकि कभी भी उनके परिवार में परिवार से बाहर रिश्ता नहीं हुआ था। और तन्वी भड़क कर उसे देख रही थी। अगर तुम पहले ही उनकी मर्यादों से दबने वाले थे तो बता देते मुझे। उसकी छोटी सी बात पर वो बिफर के उसके गले पड़ गई और सूरज ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। सूरज तुम्हारे सामने खड़ा है, सारे का सारा तुम्हारा है। उसके होंठों ने हल्की सी फुसफुसाहट करनी शुरू की और तन्वी ठहर कर उस शानदार से व्यक्ति को देखती रह गई, जिसे मॉल की न जाने कितनी लड़कियां मुड़ मुड़ कर देख चुकी थी। सुर्खों सफ़ेद रंगत के साथ वो पूरे वातावरण पर छाया हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ तन्वी के चेहरे पर प्रकारमा थी। और तन्वी के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। अपनी बोल्ड ड्रेसिंग पर विश्वास से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी वो उसकी आंखों को भा रही थी। शायद एक लंबी अवधि विदेश में गुजारने के बाद अब उसे मालूम होने लगा था कि उसकी हमसफ़र को ऐसा ही होना चाहिए, बेबाक और निडर। अभी तक तन्वी का हाथ उसके हाथ में था, जब उसे अपनी पीठ पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। तन्वी की नज़रों के पीछे उसने पलट कर देखा और सानिया को देखकर वो चौंक गया। उसकी आंखें बता रही थी कि वो जो कुछ सोच कर आई है वो सूरज के पक्ष में बहुत बुरा साबित होने वाला है। अपनी आंखों से उसे चेतावनी देते हुए सूरज उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ? सानिया की आंखों का संदेश पढ़ते हुए वो तन्वी के सामने थोड़ा सा घबरा ज़रूर गया था। उसे इस लड़की से ज़रा बराबर अच्छे की आशा नहीं थी। वो जानता था वो जो कुछ करेगी सरासर उसके ख़िलाफ़ करेगी। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अपनी मित्र के साथ हिम्मत करके उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर सूरज शाह के कंधे को छुआ। तन्वी उन दोनों को देखती रह गई। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। सूरज शाह ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। चली जाऊँगी, लेकिन अपनी होने वाली पत्नी का परिचय अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं करवाएंगे? न जाने उसे इस वक्त क्या सूझी थी आग में हाथ डालने की। इस वक्त वो उस शेर का शिकार करने के बारे में सोच रही थी। उसे बात की परवाह नहीं थी। उसे बस सूरज शाह से बदला लेना था अपनी बेइज्जती का। उसकी बातों पर स्तब्ध खड़े सूरज शाह के कानों में जिस वक्त तन्वी की चीखती हुई आवाज़ पड़ी, उस वक्त उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। ये लड़की क्या कह रही है? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो सूरज। तन्वी को पहले ही मौका चाहिए था उस पर शक करने का। वो आए दिन उसे यकीन दिला दिला कर थक चुका था, लेकिन वो कभी भी उस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। ये लड़की झूठ बोल रही है तन्वी। हम अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा और तुम निकलो यहाँ से। उसने ज़रा सा उसे खुद से दूर धक्का दिया। वो 2 कदम दूर हुई, लेकिन गर्दन मोड़कर एक मुस्कुराती हुई नज़र उन दोनों पर डाली और फिर तन्वी को सुकून से देखा। ये आपको कितना भी कायल करते रहें, लेकिन सिर्फ बातें समझकर हवा में उछाल दीजिएगा। ज़्यादा सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। उंगली उठाकर वो उसे यूँ वार्न कर रही थी जैसे कि वो सच में उसकी पत्नी है और गर्लफ्रेंड को अपने पति से दूर रखने का कह रही है। इससे पहले कि सूरज उससे लोगों के बीच मारना शुरू कर देता, वो जल्दी से वहाँ से निकली और खाने की चीज़ें लेती हुई सायरा के हाथ पकड़कर उस मॉल से बाहर निकल गई। शॉपिंग से ज़्यादा ज़रूरी काम हो चुका था। अब उसे बस तमाशा देखना था, जबकि इतने लोगों के बीच चीखती हुई तन्वी को काबू करता हुआ व्यक्ति कस्में खा रहा था कि उसे यकीन दिला रहा था वो झूठ बोल रही थी। तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तन्वी उसे खुद से दूर धकेलते हुए चीख रही थी। तुम चीटर, तुम होते कौन हो मुझे चीट करने वाले? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? अमीर बाप की सरफिरी बेटी। वो नहीं जानती थी कि उस रोज़ उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तन्वी ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया। उसने तन्वी को कैसे काबू किया, ये बातें तो बहुत बात की बातें थीं, लेकिन आधी रात में उसके कमरे में आने वाले व्यक्ति ने उस सोई हुई लड़की को खींचकर बेड से नीचे उतारा और वो कटी हुई शाख की तरह उसके सीने से जा लगी। बंद आंखों के साथ वो ये महसूस कर पाई कि वो आंधी तूफान की तरह उसके कमरे में दाखिल होकर कौन सी प्रलय ढाने वाला था।
न जाने कितनी देर गायब दिमागी से वहाँ दिमाग मुकम्मल रूप से बेदार हुआ तो अपने सामने खड़े सूरज शाह को दूर धकेलते हुए वो चीख कर बाहर भागने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो व्यक्ति उससे दबोच कर औंधे मुँह बिस्तर पर गिरा चुका था। तुम्हें पत्नी बनने का तो चलो ठीक है, आज तुम्हारे साथ पति पत्नी खेल ही लेता हूँ। उसके वजूद पर हावी होकर वो व्यक्ति सिर्फ उससे भयभीत करने के इरादे से आया था, जबकि सुरमई रंग की शर्ट ट्राउज़र में दमकती हुई वो लड़की भय से काम कर दूर हुई। दूर रहे मुझसे, दूर रहे। उसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि ऊंचा चिल्लाकर बाहर से किसी को बुला ले, जबकि उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर सख्ती से उसे दबोचते हुए उसके मुंह पर ज़बरदस्ती हाथ रख दिया। मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने से परहेज़ करना चाहिए था तुम्हें। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे सामने कितनी औकात रखती हो। वो सिर्फ उससे डराने की गर्ज से आया था ताकि अगली बार वो कभी भी उसके सामने आने की जुर्रत ना करे। उसके भय के बायस वो खुद दादाजी को जाकर इनकार कर दे, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज रात के बाद उसकी ज़िंदगी यकसर रूप से बदलने वाली है। आज से पहले सूरज शाह ने कभी कोई हरकत नहीं की थी। वो संजीदा मिजाज था, अहंकारी था, लेकिन आगे बढ़कर किसी का हाथ पकड़ने से भी परहेज़ करता। उसके सामने ये बात भी बहुत उचित समझी जाती, लेकिन आज उस लड़की को अपने सामने गिराए वो अपने भारी वजूद के साथ उस पर हावी होता चला जा रहा था, जबकि सानिया को यूँ लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें उबल कर बाहर आ जाएंगी। हाथ छोड़ो, कानों को हाथ लगाओ। सख्ती से उसके कंधों को दबोचते हुए उसने अगला आदेश जारी किया और सानिया ने अपने कांपते हुए हाथ अपने कानों पर रख लिए। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। अगर तुमने ऊंचा चिल्लाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। वो उसे पूरी तरह अपने कब्ज़े में करने में सफल हो गया। वो उसके भय को आहीन वही कर रही थी जो वो कुछ कह रहा था। यहाँ पर बैठकर घुटनों के बल फर्श पर मुझसे क्षमा मांगोगी। और उस लड़की ने ऐसा ही किया। उस रोज़ उसकी अना उस व्यक्ति के सामने टूट गई। उसकी ज़िद टूट रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी थी उसका हवेली का हर कमरा नहायत ही बेहतर तरीके से तरतीब दिया गया था। कमरा साउंड प्रूफ था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये साउंड प्रूफ कमरा, जिसमें वो बहुत सुकून से आराम किया करती, जो उसने पिताजी से कहकर बड़े प्रेम से बनवाया था, ये उसके गले का फंदा बन जाएगा। अगर वो चीखती चिल्लाती तो करीबी कमरे में लेटे हुए उसके माँ बाप को जानकारी हो जाती। वो कम से कम उसके कमरे में आकर उसे इस देयता से आज़ादी तो दिलवा देते। अपनी कोहनियाँ फर्श पर रखो और हाथ जोड़कर कहो कि तुम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसने नया आदेश जारी किया और रोते हुए उसे बेचारगी से देखकर उसने इल्तिजा की, ईश्वर के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे बख्श दें। लेकिन उस व्यक्ति की ईगो इस कदर हर्ट हुई थी कि उसकी किसी भी क्षमा पर विचार ना करते हुए वो लगातार उसे टॉर्चर कर रहा था। मुझे उम्मीद है आज के बाद अपनी इस गंदी ज़ुबान को खोलने से पहले 100 बार सोचोगी। और रही बात पत्नी बनने की, तो बिना पत्नी बनाए भी तुम्हारे सारे शौक़ उतार सकता हूँ मैं। आई बात समझ? इस वक्त उसके मखमली चेहरे को अपनी मजबूत पकड़ में दबोचे हुए था। दर्द की शिद्दत से वो सिसक रही थी, उसका दिल कांप रहा था। किसी के सामने ज़ुबान खोलने से पहले जान लो, अगली बार जान और इज़्ज़त दोनों से जाओगी। उसे धमकी से नवाजते हुए वो व्यक्ति कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन अपने बालों को मुट्ठी में दबोचकर वो थर थर कांपती हुई लड़की बड़ी शिद्दत से रो पड़ी। आज तक उसके बाप ने भी कभी उस पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं की थी, और लम्हे भर में आने वाला वो व्यक्ति उससे रोंद कर जा चुका था। वो जानती थी वो सिर्फ उसे डरा रहा है, उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन उस व्यक्ति ने कैसे पशुओं वाला सलूक किया था उसके साथ। एक पराई लड़की के लिए अपने चाचा की इज्जत को अपने सामने घुटनों के बल बैठाकर वो क्षमा मांगने पर मजबूर कर रहा था। और इस रोज़ उसे सूरज शाह से इतनी नफ़रत महसूस हुई कि अगर वो उसके सामने आ जाए तो उसे लम्हे भर में शूट कर दे। सूरज शाह ने सिर्फ कोशिश की थी कि उसे अपनी ज़िंदगी से दूर करने की, उसका कांटा अपने गले से निकालने की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो जिस लड़की से टक्कर ले रहा है वो इसी का खून है। वो देखने में मासूम नज़र आती है, लेकिन वास्तव में उसका और मासूमियत का कोई रिश्ता नहीं। वो ज़िद में उसकी टक्कर की है, सूरज शाह से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगली सुबह वो बेदार नहीं हुआ, उससे बेदार किया गया। सिकंदर शाह खुद उसके कमरे में आया था और पहली बार उसके ताऊ जी ने उसे गिरबान से पकड़ते हुए एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो हैरत से बेयकीन खड़ा रह गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम घर की बेटी की इज्जत पर हाथ डालो, ये सिर्फ उसकी भरम साबित हुई कि वो लड़की ये बात सिर्फ अपने तक सीमित रखेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं था। खैर, सुबह का आगाज़ से पहले उसने अपने बाप को बता दिया, दादाजी और फिर अपने चाचा को। बाहर एक हंगामा बर्पा हो चुका था। सिकंदर शाह उस व्यक्ति को घसीट कर कमरे से बाहर लेकर आए। उसकी जितनी पर्सनैलिटी थी सब कुछ सामने बेकार था।
उसे लाकर दादाजी के सामने पटक दिया गया। पूछिए इससे क्या विदेश में रहकर ये कुछ सीख कर आया है? सिकंदर शाह का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। सुनीता जी ने आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आपे से बाहर हो चुके थे। पिताजी, अगर इस हवेली में मेरी बच्चियों के साथ ये सलूक होना है तो फिर मेरे रहने का क्या फ़ायदा? ज़िंदगी भर साथ रहने वाले दो भाई आज अपने बच्चों की ज़िद की वजह से एक दूसरे से अलग होने की बात कर रहे थे और वकार शाह शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़े थे। अपने बाप का झुका हुआ सर उसे पीड़ा में मुब्तला कर रहा था। उसने गर्दन फेर कर उस लड़की की तरफ देखा जो अपनी आंखों को उगलते हुए शोलों के साथ उसे देख रही थी, जैसे उसे एहसास करवाने की कोशिश कर रही हो कि सूरज शाह, तूने मुझे अकेले कमरे में जलील किया था, लेकिन मैं तुम्हें इतने लोगों के बीच जलील करके सूद समेत वापस ले लूँगी अपना बदला। ये जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, क्या ये सत्य है सूरज? दादाजी की हारी हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। आज उनकी आवाज़ में वो धार नहीं थी जो हमेशा होती थी। शर्मिंदगी के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। दादाजी, मैं वहाँ इस गर्ज से नहीं गया था। मैं उसके कमरे में गया था, लेकिन सिर्फ उसे डराने के लिए। और सिकंदर शाह ने एक बार फिर आगे बढ़ते हुए उसका गिरबान पकड़ लिया। वकार शाह ने बड़ी मुश्किल से उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया। जो भी बात होगी उसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा सिकंदर, खामोश रहो तुम। मुखिया की कुर्सी संभालते हुए फ़ैसला अपने हाथ में ले लिया। आज तक उसे इस हवेली में एक एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जाता रहा। वो अपने ताऊजी का लाडला था। मुखिया की कुर्सी उसके हाथ में आने वाली थी, क्योंकि सिकंदर जी की सिर्फ बेटियां थीं और उन्होंने अपनी बेटियों को भी हमेशा बेटा बनकर पाला था। तुमने जो कुछ किया सो किया, चाहे सिर्फ डराने के लिए था या इज़्ज़त लूटने की कोशिश थी, लेकिन अब उसका प्रायश्चित भी तुम करोगे। आज शाम तुम्हारा सानिया के साथ विवाह है। अगर इस हवेली से जाना है, वो रहा हवेली का दरवाज़ा। दादाजी के फ़ैसले में किसी किस्म का दया नहीं थी, ना ही वो उस व्यक्ति पर कोई दया करना चाहते थे। मेरी बात सुने दादाजी, मैं क्षमा मांग लेता हूँ सानिया से। उसने अपनी ज़िद तोड़ते हुए उन्हें इस फैसले से बाज रखना चाहा। तुम क्षमा नहीं मांगोगे सूरज, तुम्हारी क्षमा यही होगी कि तुम सानिया से विवाह करोगे। और ना सिर्फ सूरज बल्कि सानिया भी तड़प उठी। दादाजी, मैं सूरज शाह के साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं इनको कभी अपना पति या रक्षक नहीं मान सकती। वो बुरी तरह से रो पड़ी, लेकिन फैसला बड़ों के बीच हो चुका था। वो चाहते थे कि हवेली की बात हवेली में रह जाए। अगर ये बात बाहर निकल जाए तो पूरी परिवार में बदनामी होती। घर में सेवक मौजूद थे और वैसे भी उन दोनों की बढ़ती हुई ज़िद और उखड़े हुए कदमों का इलाज इसी तरह किया जा सकता था। तुम दोनों में से जो भी विवाह के लिए राज़ी नहीं होगा उसका मुझसे कोई संबंध नहीं होगा। और सूरज, अगर तुम सानिया के अलावा भी किसी लड़की से विवाह करोगे तो मैं तुम्हें संपत्ति से भी दखल कर दूंगा। उससे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अपनों को छोड़कर वो जाता कहाँ? उसकी माँ उसके बिना नहीं रह पाती। उसके सपने थे, फैमिली बिजनेस। उसने मेहनत के बाद ये नाम और प्रस्थिता हासिल की थी, और आज एक चटांग भर लड़की की वजह से वो ये सब कुछ गंवाना नहीं चाहता था। उन्हें 2 घंटे का समय दिया गया और वो 2 घंटे उन्होंने अपने कमरे में इधर से उधर टहलते हुए गुजार दिए। अपने बालों को मुट्ठी में दबोचकर उसने हर तरह से हल तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इस समस्या का कोई भी हल नहीं था। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आखिर ज़रूरत ही क्या थी रात उसके कमरे में जाने की? वो दादाजी को शिकायत लगा देता, वहीं उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देता। वो किसी भी तरह से उसे डरा सकता था, लेकिन ये हरकत बहुत बड़ी हरकत थी और इससे भी बड़ी गलती थी जो वो लड़की कर चुकी थी। कमरे की हर चीज़ को ज़मीन बोझ करते हुए वो शिद्दत से धाड़ा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा सानिया सिकंदर। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद दबोच कर मसल कर दूर कहीं दूर फेंक दूंगा। अपने गुस्से को कम करने की कोशिश में हलकान होते हुए बिलाखिर वो इस फैसले पर जाकर अटक गया जो फैसला दादाजी का फैसला था। जबकि दूसरी तरफ सुनीता जी के कंधे पर सिर रखकर वो लगातार रोई जा रही थी। माँ, इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। वो किसी और से प्रेम करता है। उसने लाख बार समझा लिया, ये फैसला नहीं है, ये सब कुछ बड़ों के बीच पहले से तय हो चुका है मेरी जान। सुनीता जी प्रेम से उसके माथे को छुआ और नरमी से उसके हाथों को थाम कर तसल्ली दे रही थी। पुरुष बड़ा भावुक होता है, वो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है, लेकिन जब उसे हार का सामना करना पड़ता है तब वो वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है। ये हमारे समाज की बनाई हुई कुछ खुद साख्ता बातें हैं। हर पुरुष एक जैसा नहीं होता। हर बेलगाम घोड़े को लगाम डालने के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। हवेली वाले जो कुछ भी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। उसका भविष्य क्या होने वाला था वो नहीं जानती थी, लेकिन उस रोज़ लाल रंग के दुपट्टे में वो उस व्यक्ति के पहलू में आकर बैठ गई।
पंडित जी और साक्षियों का बंदोबस्त हो चुका था। ये कोई बड़ी आयोजन नहीं थी, बस घर के कुछ लोगों ने शिरकत की। लगातार सर गिराकर बैठते हुए उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। गुस्सा अभी भी उस पर हावी था, जबकि पहलू में बैठा हुआ व्यक्ति गर्दन मोड़कर उसे देखना तक गवारा नहीं कर रहा था। पंडित जी ने विवाह की रस्म शुरू की। दोनों ने स्वीकारता का दर्जा एक दूसरे को देते हुए स्वीकार कर लिया। चाहे दिल से नहीं, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे के अधिकारों और कर्तव्यों के मालिक बन चुके थे। 2 सप्ताह बाद धूमधाम से विदाई करूँगा मैं, लेकिन तुम दोनों मुझे इन 2 सप्ताह में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते नज़र न आओ, बल्कि आपस के मतभेद को संपन्न करो। विवाह के बाद दादाजी ने दोनों के सर पर हाथ रखते हुए उन्हें आदेश दिया और वो चुपचाप उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। विवाह के बाद वो फ़ौरन गाड़ी लेकर हवेली से बाहर निकल गया। वो सिर्फ तन्वी से मुलाकात करना चाहता था, उसे इसके बारे में बताना चाहता था। उसने सोच लिया विदाई से पहले पहले वो तन्वी से विवाह कर लेगा, चाहे इस विवाह को उसे गुप्त रूप से रखना पड़े। लेकिन वो तन्वी को कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकता। वो उसकी मोहब्बत है जिसके साथ वो 2 सालों से था, और उसे यकीन था कि तन्वी से ज़्यादा बेहतर हमसफ़र कोई नहीं हो सकता। वो सीधा तन्वी के घर आया। उसकी माँ से आज्ञा लेकर वो इस वक्त उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो औंधे मुँह बेड पर लेटी हुई थी। उसने आगे बढ़कर नरमी से उसे समेट लिया। जानने के बावजूद उसे बता नहीं पाया कि वो किसी और के नाम अपना सब कुछ स्थानांतरित करके आया है। तन्वी मेरी जान, उसने बेताबी से कह दिया और उसके सीने पर सर रखते हुए तन्वी रो पड़ी। तुम जानते हो मैं तुम्हें नहीं खो सकती सूरज, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तन्वी के घर वाले जानते थे कि वो सूरज के साथ संबंधित है। उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं थी, बस तन्वी की माँ चाहती थी कि वो अपने दादाजी और बड़ों को लेकर उनके घर तक आए और तभी ये रिश्ता होगा। उस रोज़ चाहने के बावजूद वो उसे नहीं कह पाया कि वो उसके अलावा किसी का नहीं है। वो किसी का हो चुका था, अगर मानता या ना मानता। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है तन्वी, और तुम जानती हो। उसके दोनों हाथों को थाम कर वो बेताबी से उन पर होंठ महसूस करवाता चला गया। लेकिन तन्वी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। लेकिन तुम्हारी वो कज़न, वो आखिर क्यों बार बार हमारी ज़िंदगी में आ जाती है? आखिर क्या चाहती है वो हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जा सकती। उसने उसके माथे पर होंठ रखकर सुकून से आंखों को बंद कर लिया। प्रियतम से बिछड़ जाना कोई छोटी पीड़ा नहीं होती। तन्वी ज़िद्दी थी, बेबाक थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो उसे प्रेम करती है। उसके बिना रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने किस कदर मुश्किल से अपनी माँ को मनाया था, सिर्फ वही जानती थी। उसकी माँ सिंगल पेरेंट का किरदार अदा करती रही थी। उसका बाप चंद साल पहले उसकी माँ को अधूरा छोड़कर विदेश जा बसा। किसी विदेशी से शादी करके उसने दोबारा पलट कर आने की कोशिश भी नहीं की, और इस घटना ने तन्वी को अपने बाप से बहुत बदगुमान कर दिया। उसका दिल चाहा कि वो एक बार फिर उसके कमरे में चला जाए, अधिकार से उसे खींचकर अपने करीब करे और फिर उसे चलाने की आज्ञा दे। उसे कहे कि वो जिसे चाहे मदद के लिए बुलाए। अब उसे रौंद देने की भी हैसियत रखता है, लेकिन वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। न जाने क्यों नफ़रत उस पर इस कदर हावी होती जा रही थी कि उसे सान्या नामी कांटा खुद को ज़ख्मी करता दिखाई देता। उस रोज़ भी वो सीढ़ियों पर उसके सामने आई। घर में विदाई की तैयारियां चल रही थी और उसने अभी तक तन्वी से ये बात छुपा कर रखी थी। वो जानता था कि वो उसे अगर बताने की कोशिश करेगा तो वो अपने कदम वापस हटा लेगी या फिर ख़ुद के साथ कुछ कर लेगी। प्रेम में वो कायर बन चुका था। कुछ देर वो एक दूसरे को देखते रहे और फिर सर झुकाते हुए सानिया करीब से गुजरने लगी कि ना चाहते हुए भी उसने उसकी कलाई को थाम कर अपनी जानिब उसे खींचा और वो बिल्कुल उसके करीब आकर ठहर गई। क्या मिला तुम्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके? मैं जानता हूँ खुश तुम भी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया। उसकी बेताबी चरम पर थी। उसका दिल धड़कता जा रहा था। उस रोज़ वो बेचारगी की ऐसी हद पर खड़ा था जहाँ से वापस संभव नहीं था। सानिया ने न जाने क्यों उसे देखती रही। चाहने के बावजूद उसके पास शब्द नहीं थे। ये रिश्ता उसकी मर्ज़ी से भी नहीं बनाया गया था, लेकिन अब वो उसका पति बन चुका था। हर संस्कारी माँ की तरह उसकी माँ ने भी उसे समझाया था कि पति ही उसका सब कुछ है। वो अगर तलाक का दाग माथे पर सजाकर समाज में बैठ जाएगी तो अपमान के अलावा कुछ भी उसके हाथ नहीं आएगा। उसके बाप के पास धन है, लेकिन 2 रिश्तों में दरार पड़ने के बाद वो कभी भी एक जैसे नहीं रहेंगे। आप चाहे जिसे मर्ज़ी विवाह कर लीजिएगा, मैं दखल नहीं दूंगी। उस रोज़ वो उस व्यक्ति के सामने हार गई। अगर वो पीड़ा झेल रहा था तो इस रिश्ते में बराबर की पीड़ा उसे भी भाग्य बन रही थी। तुम समझती हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो तन्वी को भी फ़र्क नहीं पड़ता।
वो मुझे किसी के साथ नहीं बांट सकती। तन्वी तन्वी तन्वी, कब जान छोड़ेगा ये तन्वी नामा आपका? उसने पहली बार सर उठाते हुए अपनी सुर्ख निगाहों को उस व्यक्ति की आंखों में गाड़ दिया। कभी नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ वो मुझसे दूर नहीं हो सकती। तुम्हें सूरज शाह को ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा और यह तुम्हारी सज़ा है। वो हद से ज़्यादा उसके करीब था, इतना करीब कि सानिया को उसकी सांसें अपने चेहरे को झुलसाती हुई महसूस हो रही थी। पीड़ा से आंखें बंद करके अपना बाजू छुड़वा कर वो करीब से निकल गई। न जाने ईश्वर को क्या मंजूर होता, दोबारा वो कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए। हाँ, उस रात, जिस रात वो उसके पहलू में आकर बैठा, उस रात उसके हाथ पर सूरज शाह के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। उस व्यक्ति ने गर्दन फेर कर भी उसके हाथों को देखना गवारा नहीं किया। वो देख ही नहीं पाया। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो देखता, और वो भी जैसे खुद को छुपा कर बैठी रही। रस्म पूरी हुई, वो उठकर अपने कमरे में आ गई। पीले रंग के घेरदार फ्रॉक में वो खिलता हुआ फूल लग रही थी, जिसके चेहरे का रंग तमतमा रहा था, लेकिन आंखों में वो नाचते हुए स्वापन नहीं था जो हर दुल्हन के आकर्षक बना देते हैं। अगली सुबह हंगामों से भरी हुई थी। चाहने के बावजूद कोई हल नहीं निकला, कोई रास्ता भी पलायन की तरफ नहीं गया। उन दोनों को एक दूसरे के पहलू में सजा दिया गया। देखने वाली आंखें उन्हें बस देखती रह गई। दोनों एक दूसरे को पूरा कर दिया था। दूर से देखने पर ही मालूम हो जाता कि वो दोनों कज़िन्स हैं। एक जैसी अकड़, एक जैसी ज़िद, एक जैसी चमकती हुई आंखें और एक जैसे खामोश होंठ। वो बिना किसी संदेह के सबसे सुंदर दुल्हन बनी। मुकाबिल ने जिस वक्त उसे देखा, उसकी पलकें कुछ लम्हों के लिए ठहर गईं। पुरुष चाहे जितना भी पलायन हासिल कर ले, लेकिन वो सुंदरिया का दीवाना होता है। खूबसूरती जब उसके सामने सर चढ़कर बोलती है, तब कुछ लम्हों के लिए उसका दिल ठहर जाता है। और सानिया सिकंदर तो फिर उसके विवाह में थी। जिस वक्त वो सजा कर अपने टूटे हुए स्वप्न और बढ़ते हुए विश्वासों के साथ सर झुकाए बैठी थी, उस वक्त वो कमरे में आकर उसके सामने बैठ गया। कितना दिल चाह रहा था उसका कि वो उसे खींचकर अपने बिस्तर से नीचे उतार दे, उसका बाजू पकड़े और उसे कमरे से बाहर निकाल देता, या फिर उसे दबोच कर उसकी औकात याद दिला देता। नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाया। बस करते हुए उसके सामने लेटा और पीड़ा से अपनी आंखों को बंद कर लिया। सानिया अब उसका चेहरा देखती रह गई। उसका अपना दिल भी तड़प रहा था। चाहे लाख इनकार कर देती, लेकिन वो उसका पति था। अब वो उसे सूरज शाह की नज़र से नहीं, बल्कि अपने पति की नज़र से देख रही थी, जो किसी और के लिए टूट फूट का शिकार था। बिलाखिर हिम्मत करते हुए उसी ने बात का आगाज़ किया। क्या आपने तन्वी को बता दिया है? वो यूं बात कर रहे थे जैसे एक अरसे से उनके बीच गहरी दोस्ती रही हो। दुश्मनी की आखिरी हद पर पहुंचकर जब पीड़ा और जितिताएँ बढ़ जाती हैं, तो दुश्मन भी दोस्त लगने लगते हैं, क्योंकि उस समय वो लगभग एक जैसे हालात का शिकार होते हैं। क्या बताता उसे? मैं तो उसे बता ही नहीं पाया। इस पहली बार सूरज शाह उसे इस कदर कायर लगा कि आज से पहले उसने कभी उसे इतना कायर नहीं पाया था। क्या प्रेम लोगों को कायर बना देता है सूरज शाह? वो दोबारा पूछ रही थी। उसने आंखें खोलते हुए एक नज़र उसे देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं प्रेम में कायर बन चुका हूँ। मैं उसे बता ही नहीं सकता। शायद मुझे भय है कि वो दूर हो जाएगी, मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। उसने नरमी से हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। प्रियातम दूर चला जाए स्वीकार्य है। प्रियातम बदगुमान ना हो, प्रियातम धोखे में ना रहे। आप कॉल मिलाएं, मैं तन्वी से बात करूँगी। उस रोज़ उसने अपना दिल बड़ा कर लिया था। उस व्यक्ति ने कॉल मिलाकर उसके हाथ में दे दी। वीडियो कॉल पर खिलखिलाती हुई तन्वी का चेहरा लम्हे भर में फीका पड़ गया। वो दोनों एक दूसरे के पहलू में बैठकर सजे हुए थे। इस समय तन्वी दूसरे शहर में थी। अगर वो इस शहर में होती तो शायद उसे कहीं ना कहीं से उसकी शादी की खबर लग जाती, और वैसे भी उसने अपने जानने वालों पर यूं पहरा बैठा दिया था कि तन्वी को हवा तक लगने ना दी। ये सब क्या है? ये क्या है? ये सिर्फ वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम दोनों के बीच हर तरफ आप मौजूद हैं तन्वी। भले ये मेरे पति है, लेकिन सूरज शाह सबसे पहले आपके प्रियतम हैं। आपके लिए प्रतीक शरत। वो बस उसका चेहरा देखता रहा। वो जो दुश्मनी इतने बेहतर तरीके से निभा सकती थी, वो पहली बार पत्नी का किरदार भी इतना जानदार निभा रही थी कि वो काफ़ी देर उसे देखता रह गया। उसने तन्वी से कह दिया था कि वो जब चाहे खुद शामिल होकर उसका विवाह सूरज से करवाएगी, और तन्वी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने मोबाइल चुपचाप सूरज के करीब रखा और बिस्तर से उठने लगी कि मुकाबिल ने नज़र से उसे खींचा और वो उसके सीने से जा लगी। एक दफ़ा फिर जादू उन दोनों को चारों तरफ से घेर गया। सजी संवरी दुल्हन पूरे अधिकार में उसके कमरे में मौजूद थी। बहकना बनता था, और न जाने क्यों इस मोड़ पर भी बहक कर उसने झुकते हुए उसके होठों को छू लिया।
सानिया की धड़कनें गोया बेताब होकर कानों में बजने लगी। दिल जैसे पागल हो चुका था, जैसे दिले नाकाम को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो व्यक्ति उसके लिए नहीं बनाया गया। दीवाना वार उसके होंठों को छूते हुए उसने जिस वक्त आज़ादी बख्शी, वो खुद भी शर्मिंदा शर्मिंदा सा रह गया और सानिया उसके करीब से उठते हुए कपड़े बदलने चली गई। गुज़रते 2 दिनों ने बाहर जितनी भी हलचल और चहल पहल में विरित की, अंदर उतनी ही खामोशी और एकांत उन्हें दस्ती गई। तन्वी ने दोबारा पलटकर संपर्क नहीं किया। वो दीवाना वार उसे संपर्क करता रहा। उस शाम वो दोनों मिलकर तन्वी से मुलाकात करने गए थे। वो अपने घर मौजूद थी, अपने कमरे में। उसकी माँ ने सूरज शाह को देखकर अजीब तरीके से मुंह फेर लिया। शायद उन्हें अपनी बेटी की पीड़ा में वो व्यक्ति उत्तरदायी लगता था। उसने पूरे अधिकार से दरवाज़ा खोला जिस तरह वो पहले खोला करता था। वो सामने ही सोफे पर सर गिराए सो रही थी। उसने सूरज को कमरे में आता हुआ देखा, हड़बड़ा कर उठी और फिर उसके पीछे सानिया को देखकर उसका सुंदर चेहरा लम्हे भर में मध्यम हुआ। वो कैसे एक दूसरे के करीब खड़े हैं, एक दूसरे के लिए बनाए हुए लग रहे थे। तो क्या ऐसे होते हैं पूर्ण लोग? उससे किस्मत ने शुरू से ही अधूरा रखा। क्या हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? खामोश निगाहों से तन्वी और सूरज एक दूसरे को देखते जा रहे थे। जब आगे बढ़ते हुए सानिया ने इस खामोशी को तोड़ा और तन्वी ने उन्हें बैठने की आज्ञा दे दी। 3 व्यक्ति, लेकिन कमरे में छाई हुई ऐसी एकांत और खामोशी जो एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रही हो। अगर आप चाहती हैं तो अभी और इसी समय सूरज से विवाह कर लीजिए। ये संभव है। मैं अगर अनचाही पत्नी की हैसियत से भी रहूँगी तो भी मैं ठीक हूँ। तन्वी के करीब बैठते हुए उसने तन्वी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। इस प्रस्ताव के बाद उन दोनों के करीब से उठकर बाहर निकल गई। वो चाहती थी कि वो दोनों बात करें। वो उन दोनों के बीच किसी तीसरे का किरदार अदा नहीं कर सकती थी। अपने चेहरे पर हाथ रखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी जब उसे अपनी पीठ पर किसी के कोमल स्पर्श का एहसास हुआ। गर्दन मोड़कर उसने देखा तो सलोचना जी सारी अपने वजूद पर सजाए उसे देख रही थी। आज एक अरसे के बाद उन्हें किसी और में अपना आप नज़र आया। स्त्री के लिए ये सोचना बहुत आसान है कि वो अपना पति किसी के हवाले कर दे, लेकिन जब वो खुद तीसरी स्त्री होने का किरदार अदा करती है तो ये पीड़ा जानलेवा होती है। भला सलोचना जी से ज़्यादा कौन इस तकलीफ़ से वाकिफ़ होता? फिर उसके गर्भ से पैदा होने वाली संतान तन्वी बनकर रह जाती है, जिसके लिए तमाम खुशियाँ अधूरी हों। वो नरमी से उन्हें सुनते जा रही थी, जैसे कि एक अरसे से उन्हें किसी ने सुना ना होगा। कभी कभी वो लोग जो देखने में चट्टानों जैसे कठोर नज़र आते हैं, वो अंदर से किस कदर कोमल होते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। आंटी, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मुझे उनके प्रेम की कदर है। और सलोचना जी उदासी से मुस्कुरा दी। और तुम, क्या तुम्हारे दिल में अभी तक सूरज के लिए नफ़रत के अलावा कुछ नहीं? ये कैसा सवाल था? वो डायरेक्ट उसकी आंखों में देख कर कह रही थी। और सानिया ने घबराते हुए नज़रों को झुका लिया। नफ़रत? हाँ, नफ़रत करती थी वो सूरज से, लेकिन थी का मतलब तो अतीत होता है। तो क्या वो अब भी नहीं करती? ना जाने कितने सवाल उसके अपने अंदर उभरने लगे और उसके यूं घबराने पर सलोचना जी की हंसी विचारणीय थी। काफ़ी देर वो सर झुकाकर गुमसुम बैठी रही और काफ़ी देर के बाद तन्वी का हाथ थामकर वो मुस्कुराते हुए बाहर आया। उसे लगा था उसके सामने उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश, संतुष्ट, और वो, हाँ, वही सानिया सिकंदर एक बार फिर पराई होकर रह गई थी। उसने तन्वी को अपनी जानिब आते देखा। उसके पहलू में वो व्यक्ति किस कदर धमक रहा था। उसे ईर्ष्या आने लगी तन्वी पर। कितनी भाग्यशाली थी वो, प्रेमों को ना पाकर भी प्रेम का कंजरा बन गई। तन्वी ने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए सानिया का हाथ थामा और सूरज के हाथ उसके हाथों में थमा दिया। मिसेस सानिया, सूरज ले जाइए अपने पति को, ईश्वर तुम्हें मुबारक करे। वो ज़िद्दी और अहंकार से भरी हुई लड़की जो सूरज पर पड़ा हुआ किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो सानिया के हाथों में उसका हाथ दे रही थी। उसने आश्चर्यचकित होकर सर उठाते हुए सूरज को देखा। वो बस उसे देख रहा था। इसके बाद उसने गर्दन मोड़कर तन्वी को देखा, लेकिन उसने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में दब कर रह गए। अगर उसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया है तो तुमसे ज़बरदस्ती छीन कर लेने के बाद भी मैं उसे हासिल नहीं कर पाऊँगी। जाओ, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट हूँ। प्रेम सिर्फ पा लेने का नाम नहीं होता। जिन्होंने प्रेम किया है, जिन्होंने प्रेम निभाया है, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो प्रियतम को किसी और का होते हुए देख लें। अगर आज वो सूरज को पा लेती तो कल उनका प्रेम लड़ाई झगड़ों का शिकार होकर किसी बुलबुले की तरह हवा में लेने को होकर फट जाता, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहती थी। अपने प्रेम को उसने किसी सुनहरी चमकती हुई डिब्बी में बंद करके दिल के कोने में सजा लिया।
जहाँ वो सारी ज़िंदगी चमकती रहेगी। इस प्रेम के लिए ईश्वर उसे किसी ऐसे व्यक्ति से नवाज देगा जो सिर्फ़ उसके लिए बना हो, सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए, जो प्रेम का योग्य हो। अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए वो शिद्दत से रो पड़ी और तन्वी ने सूरज को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर पहली बार उसे अधिकार से अपने साथ लगा लिया था। वो दिन तो कोई चमत्कारी दिन था। परमेश्वर हमारी नियतों से वाकिफ़ होता है। जब हम दूसरों के लिए रास्ते साफ़ करते हैं तो कैसे संभव है कि वो हमारे रास्ते में पड़ी हुई बाधाओं को साइड पर ना करे। उन दोनों ने अपने अपने प्रियतम होने के अधिकार अदा कर दिया था। प्रेम उन दोनों के बीच खिलखिलाते हुए हंस पड़ा। यही तो जीत थी प्रेम की। छीना झपटी, ज़बरदस्ती, मुसल्लत होना, प्रेम करवाना, ये सारी तो कहने सुनने की बातें हैं। आज तक कोई प्रेम के दर्जे पर विराजमान हो ही नहीं पाया, और जो हुए हैं उन्होंने फिर प्रियतम को पाने की चाह ही नहीं की। प्रतिद्वंदी को देखकर जलन का शिकार होना बनता था, लेकिन प्रतिद्वंदी के साथ हंसता हुआ प्रियतम करीना के योग्य नहीं लगता। वो फिर भी प्रियतम ही रहता है। क्या आपके लिए आसान होगा तन्वी को भूल पाना? उस वक्त वो उसे कमर से थामे अपने करीब कर रहा था जब उसने कह दिया, और सूरज ने अपनी उंगली सान्या के होंठों पर जमा दी। आज के बाद हमारे बीच तन्वी के उल्लेख नहीं होगा। उसे भूलना आसान नहीं है। वो मेरे दिल में रहेगी, लेकिन प्रेम बनकर, और तुम मेरे लिए प्रेम के योग्य। ये तो उन दोनों की वीरता थी कि उन दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, वरना हर नफ़रत में लिपटे हुए रिश्ते का अंत ऐसा नहीं होता। हमारे मुखियों को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी ज़िद पर आकर हमारे बनाए हुए रास्तों को समाप्त करके हमें किसी पिंजरे में कैद कर दें। तो क्या मैं अब कह सकती हूँ कि सूरज शाह सिर्फ मेरा है? कितने नाज के साथ उसने सूरज शाह की आंखों में देखा था कि चमकती हुई आंखों से उसे देखकर सूरज हंस पड़ा। तुम पहले भी कह सकती थी, तुम पर कोई पाबंदी नहीं थी। उसकी नाक की नोक से अपनी नाक को टिकाए उसकी आंखों में देख रहा था। कितनी आकर्षण थी उन दोनों के अंदर। विवाह का मजबूत रिश्ता उन्हें मज़ीद एक दूसरे के करीब खींच रहा था। नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती थी। वो जैसे ये कहने के लिए बेताब हो, और मुकाबिल ने झुकते हुए उसके होंठों पर एक बार फिर झुककर उसे खुद में समेट लिया। आज वो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि सूरज शाह उसका है, सिर्फ उसका। इसके अलावा वो अगर किसी के बारे में सोचता भी तो खुद पर पाप समझता। उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए सानिया ने आंखें बंद करते हुए विश्वास कर लिया था कि परमेश्वर ने वो व्यक्ति उसकी पहुंच में दे दिया है। जैसे कहा हो कि लो, मैं इसे प्रेम से बना है, ये प्रेम के लिए बना है, और इसे प्रेम से समेट लो। वो जानती थी कि इसकी कदर कैसे करनी है। वो जानती थी कि उसके दिल में प्रेम को कैसे संभालना है। उसे सिर्फ प्रियतम की नहीं, प्रियतम के प्रियतम की भी कदर थी। जगह जगह उसके वजूद पर अपने होंठ रखते हुए वो उसे भरकर पूरे अधिकार से अपने बिस्तर पर ले आया। दो दिल एक ताल पर धड़क रहे थे। दो सांसें एक दूसरे में घुलकर बहका रही थीं। कुछ प्रेम भरी सरगोशियाँ थीं, कुछ मान थे, कुछ विश्वास थे। और उस रोज़ प्रेम जीत के जश्न को मनाती हुई सितारों के बीच खिलखिला कर हंस पड़ी। भाग्य लिखने वाले ने दो दिलों को आपस में जोड़ दिया। अगर वो लड़ झगड़ कर एक दूसरे से नफ़रत करके भी ज़िंदगी गुजारते तो भी गुजर जानी थी। तो क्या बेहतर नहीं था कि उससे एक दूसरे के करीब रहकर मुस्कुराते हुए हंस कर जिया जाता? ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं, जीने के लिए बनाई गई है। ईश्वर की कृपा है, और कृपा की कदर क्या करते हैं।